रश्मि और शिल्पा दोनों सहेलियां एक ही गांव में रहती थी। एक ही साथ खेल कूद कर बड़ी हुई और जवान होने पर दोनों की शादी रामपुर नामक एक ही गांव में हो गई। अपने अपने गृहस्थी में व्यस्त होने से एक दूसरे से मिलना कम ही हो पाता था। एक दिन शिल्पा ने रश्मि को फोन किया और बोली, हेलो रश्मि, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ शिल्पा, तू बता, बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हो पाई। हाँ यार, बस थोड़ा सा व्यस्त चल रही थी और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे क्या हो गया तेरी तबीयत को? अरे कुछ नहीं यार, बस मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा तीसरा महीना चल रहा है। शिल्पा, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया ना, तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ी मैं बिजी भी थी, इसलिए तुझे फोन नहीं कर पाई। दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती हैं। तभी शिल्पा की सास उसे आवाज देकर कहती है, शिल्पा बेटा, खाने का समय हो गया है, पहले खाना खा ले, बाकी बात बाद में करना। अब शिल्पा रश्मि को बाय बोल देती है और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाती है। शिल्पा की प्रेगनेंसी के बाद उसके परिवार वाले उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन शिल्पा की सास हाथों में आरती की थाली लिए मंदिर जाती है और छठ माता जी के आगे प्रार्थना करती हुई कहती है, हे भगवान, मेरी बहू पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा मेरी बहू और उसके होने वाले बच्चे का भला करना। मंदिर से वापस लौटते समय सास की सहेली उसे मिलती है। क्या बात है, काफी दिनों से देख रही हूँ, तो कुछ ज्यादा ही मंदिरों की चक्कर लगा रही है। वो क्या है ना बहन, मेरी बहू गर्भवती है और बहुत जल्द उसकी डिलीवरी भी है। बस मेरी बहू को सही से बच्चा हो जाए, इसी की प्रार्थना करने हमेशा मंदिर आती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो बहन, बहुत जल्द अब तुम्हारे घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। समय गुजरता है। शिल्पा का पति खेतों के बाहर चौपाल के नीचे मजदूरों से बात कर रहा होता है। कुछ दिनों में छठ आने वाली है, तुम सब भी समय से खेतों का काम पूरा कर लो, तभी हम खेती का काम कुछ दिनों के लिए बंद कर सकेंगे। बड़े भैया सुनिए ना, हम कह रहे थे कि अगर हमें दिवाली से ही छुट्टी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरारू को पियर लेकर जाना है, वक्त लग जाएगा। कोई बात नहीं, तुम दिवाली से छठ तक जा सकते हो, पर उसके अगले ही दिन लौट आना। बाकी मजदूरों को और 1-2 दिन का समय लग सकता है। सभी छुट्टी पर चले जाएंगे तो खेत का काम पूरा कैसे होगा? इतने दिन हम खेती का काम बंद नहीं कर सकते। काम से लौटते समय राजन को आधी रात हो चुकी थी। गांव की सड़क पर घना अंधेरा था। घर पहुंचते ही शिल्पा को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। राजन उसे लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचता है। वहां शिल्पा ने एक बेटे को जन्म दिया। 2 दिन बाद शिल्पा अपने पति के साथ घर पहुंची। बहुत सारे बैलून, फूल लगाकर प्रीति हाथ में आरती की थाली लिए अपनी भाभी के स्वागत को खड़ी थी। अब बच्चे को देख अपनी भाभी से प्रीति बोली, भाभी, जरा मेरी भतीजे को मेरी गोद में तो दो। हाँ हाँ प्रीति, लो ना। प्रीति ने बच्चे को गोद में लिया और प्यार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मुन्ने को हुए करीब 1 महीना हो गया था। एक दिन शिल्पा की सास बोली, शिल्पा, मुन्ना पूरे 1.25 महीने का हो गया है। अब मुन्ने के आने के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम रख लेते हैं। उसमें हम अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। सभी मुन्ने को देख भी लेंगे और आशीर्वाद भी दे देंगे। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं भी अपनी सहेली रश्मि को बुला लूंगी। हाँ हाँ बहू, तू भी अपनी सहेली को बुला लेना। शिल्पा सास की बातें सुनकर काफी खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली रश्मि को फोन लगाती है और कहती है, रश्मि, तुम मुन्ने के जन्म पर क्यों नहीं आई? सॉरी यार, मैं मुंबई में थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अच्छा ठीक है, 2 दिन बाद हम मुन्ने के आने की खुशी में एक प्रोग्राम रख रहे हैं, तू जरूर आना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भला मुन्ने का प्रोग्राम है और मैं ना आऊं? तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी। और सुन, कुछ दिनों बाद छठ पूजा भी है, इसीलिए तू मुन्ने के प्रोग्राम के साथ साथ छठ पूजा भी देख कर जाना। अब 2 दिन बीत जाते हैं और प्रोग्राम का दिन आता है। सभी मेहमान बारी बारी करके मुन्ने के हाथ में पैसे देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और शिल्पा को मिठाई खिलाते हैं। तभी रश्मि भी वहां आ जाती है। रश्मि के हाथों में शिल्पा के बेटे के लिए बहुत सारे गिफ्ट, कपड़े और मिठाई थी। शिल्पा उसे देखकर बहुत खुश होती है।
रश्मि शिल्पा के पास आती है और उसके मुन्ने को प्यार करते हुए कहती है, सचमुच शिल्पा, तेरा मुन्ना बहुत प्यारा है। ये बिल्कुल तुझ पर गया है। भगवान इसको कभी किसी की नजर ना लगे। इतना बोलकर रश्मि अब शिल्पा को मिठाई खिलाने लगती है कि तभी वहाँ बैठी एक औरत उसे बीच में रोकते हुए कहती है, अरे अरे, ये क्या रश्मि, तुम शिल्पा को मिठाई नहीं खिला सकती। तुम बांझ हो और बांझ का किसी बच्चे वाली को मिठाई खिलाना शुभ नहीं होता। उस औरत की बात सुनकर रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख शिल्पा भड़कते हुए कहती है, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप? ये मेरी सहेली है। अरे जो आप कह रही है ना कि बांझ मुझे मिठाई नहीं खिला सकती, पहली बात तो ये कोई बांझ नहीं, और दूसरी बात, आपको कोई भी हक नहीं है मेरी सहेली से इस तरह बात करने का। तभी ये सारी बातें सुन शिल्पा की सास कहती है, शिल्पा, वो तुम्हारी सहेली जरूर है, लेकिन सच यही है कि वो बांझ है। मैं नहीं चाहती कि मुन्ना के साथ कोई भी अपशगुन घटना हो, इसीलिए बेटा रश्मि, तुम रहने दो। मिठाई खिलाने के लिए हम है ना। लेकिन माँ, ये क्या बात हुई? अब रश्मि शिल्पा को रोती हुई कहती है, कोई बात नहीं शिल्पा, मतलब तो आशीर्वाद देने से है ना, और मेरा आशीर्वाद तेरे मुन्ना के साथ हमेशा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं रश्मि, तू कहीं नहीं जाएगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन शिल्पा, ऐसी जगह रुकने का क्या फायदा जहाँ लोगों को मुझसे दिक्कत हो। रश्मि की बातें सुनकर शिल्पा उसे कसम दे देती है, जिस पर रश्मि रुक जाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद शिल्पा रश्मि को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, रश्मि, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा का व्रत कर ले। छठी मैया में इतनी शक्ति है कि वो अपने भक्तों के दुखों को हर लेती है। लेकिन शिल्पा, मुझे तो छठ पूजा के व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं नहीं जानती कि छठ पूजा कैसे होती है। चिंता वाली क्या बात है, 2 दिन बाद ही छठ पूजा का व्रत है। इस बार तू मेरे साथ ही छठ पूजा का व्रत करना, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। रश्मि शिल्पा की बात मान जाती है। 2 दिन बाद छठ पूजा का निर्जला व्रत शुरू होता है। दोनों साथ में व्रत रखती हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पानी में खड़े होकर दोनों सूर्य देव को नमन करती हैं, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता। तीसरे और आखिरी दिन सूर्योदय होने के बाद सूर्य देव को गंगा जल से अर्घ देकर ब्रह्म मुहूर्त में मीठे से अपना व्रत खोलती है। छठ पूजा हो जाने के बाद शिल्पा रश्मि से कहती है, रश्मि, तो देखना, जल्दी ही छठ मैया तेरी गोद भर देगी। हाँ शिल्पा, मैया करे तेरी बात सच हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। छठ पूजा के बाद रश्मि अपने घर वापस चली जाती है। रश्मि के जाने के बाद शिल्पा भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है। करीब 2 महीने बाद रश्मि का फोन आता है और वो शिल्पा से कहती है, शिल्पा, तू सच कहती थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है और कहती है, क्या सच में रश्मि? मुझे बहुत खुशी है कि अब मेरी सहेली भी माँ बन जाएगी। तू अपना ध्यान रखना और देखना, सब कुछ ठीक होगा। तेरे बच्चे के जन्म पर मैं भी अपने मुन्ने के साथ आऊंगी तुझे बधाई देने। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और रश्मि एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। शिल्पा भी अपने बेटे के साथ अपनी सहेली से मिलने पहुंच जाती है और उसे बधाई देती है। इस तरह छठ का व्रत रखने से रश्मि माँ बन जाती है और उसकी जिंदगी में खुशियाँ भर जाती है। कहानी का पहला भाग देखने के लिए ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करें। राहुल और सोनम को विदेश गए लगभग 6 साल बीत चुके थे। इन 6 सालों में मिनी ने भी शादी कर ली थी। उसका पति तेजस और मिनी दोनों मिलकर गांव में एक बुटीक चलाया करते थे। वैसे तो मिनी के जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन मिनी हमेशा अपने भाई राहुल को बहुत याद करती थी। एक दिन मिनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, भाई दूज जाने वाला है, सभी बहनें अपने भाई का इंतजार कर रही हैं और तुमने देखा बाजार में कितनी भीड़ है। बहनें अपने भाइयों के लिए टीका, मिठाई और गिफ्ट खरीद रही है। माँ, मुझे भी भैया की बहुत याद आ रही है। कितने साल पहले भैया रक्षाबंधन में आए थे। काश भाई दूज पर भैया फिर से आ जाते। मिनी बेटा, तू तो जानती है कि राहुल ने हमारे साथ क्या किया। उसके बाद भी हमने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने कभी पलटकर हमारी खबर तक नहीं ली। तेरी शादी हुए 1 साल हुआ, ना वो शादी में आया ना उसके बाद। भगवान ऐसे बहू बेटे किसी को भी ना दे। ऐसा नहीं बोलती माँ, भैया जैसे भी है वो आपकी बेटी है। जानती हूँ बेटा, तभी तो ये दिल हमेशा अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तरसता रहता है। लेकिन वो नालायक दोबारा विदेश क्या गया?
वो तो हमें भूल ही गया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी मिनी का पति तेजस वहाँ आता है और कहता है, मिनी, तुम्हें तो पता है ना, भाई दूज आ रहा है, इसीलिए बुटीक पर काफी भीड़ है। चलो, हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए माँ, हम चलते हैं। मिनी अपने पति के साथ बुटीक आ जाती है और वहाँ पर ग्राहकों को कपड़े दिखाती है और वहीं तेजस काउंटर पर बैठकर हिसाब किताब देख रहा होता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और मिनी घर आती है और माँ उसे बताती है, बेटा, आज सुबह ही हम राहुल की बात कर रहे थे और दोपहर को उसका फोन आया। क्या? सच में माँ, भैया का फोन आया? क्या कह रही थी वो? बेटा, वो कल घर आ रहा है। मुझे पता था माँ कि परसों भाई दूज है, भैया कल जरूर आएंगे। मैं भैया के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और बड़ी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई लेकर आऊंगी। और हाँ माँ, मैं भैया को अपनी बुटीक भी लेकर जाऊंगी। वो अपनी बहन की सफलता से बहुत खुश होंगे। मिनी अपने भाई के आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। तेजस और मिनी की माँ भी ये देखकर बहुत खुश थी। अगले दिन मिनी ने राहुल के आने की सारी तैयारी कर ली। जैसे ही राहुल घर आया, मिनी दौड़कर अपने भाई के गले लग गई और उसके बाद राहुल बोला, कैसी है मिनी तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ भैया, आप और भाभी कैसे हैं? क्या बताऊं मिनी, मुझे तो मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैं तुम लोगों का सब कुछ अपने नाम करके यहाँ से चला गया था। कुछ समय बाद ही मुझे काम में नुकसान होना शुरू हुआ और होते होते हमारी ये हालत हो गई कि आज तुम्हारा भाई अपनी दोनों जेब खाली लेकर तुम्हारे पास आया है। सही कहते हैं लोग, इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, देखो, अपनी बहू को एक सूट में कई कई दिन निकल जाते हैं। हम तो सड़क पर ही आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से सोनम के कुछ गहने बेचकर दोनों ने फ्लाइट की टिकट खरीदी और आप लोगों के पास चले आए। कोई बात नहीं बहू, तू अपने परिवार में वापस आई है और तुझे तेरे किए पर पछतावा है। बस यही बहुत बड़ी बात है। तुमने जो किया उसे भूल जाओ। अब हम मिलजुल कर साथ रहेंगे। भैया, आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी ये घर आपका भी तो है। अब आप यहीं रहिए हमारे साथ। और भाभी, आप फिक्र मत करिए, आपकी ननद की खुद की बुटीक है। जो सूट पसंद हो ले लेना, जितने पसंद हो ले लेना। मिनी की बात सुनकर राहुल की आंखें भर जाती है और वो उसी गले से लगा लेता है। अब थोड़ी ही देर में मिनी अपने पति तेजस की पहचान अपने भाई भाभी से करवाती है। भैया, ये तेजस है, मेरे पति। आप हमारी शादी में तो आए नहीं, पहली बार आप दोनों मिल रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और सभी साथ में खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन भाई दूज था। मिनी ने भाई भाभी को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और उसे कुछ कपड़े भी दिए। दोनों को ये देखकर बहुत खुशी हुई और राहुल मिनी से बोला, थैंक यू सो मच मिनी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। अच्छा, तू ये बता, तेरा बुटीक कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। इस बुटीक को खड़ा करने के लिए मैंने और तेजस ने बहुत मेहनत की है। तेजस ने मेरा बहुत साथ दिया है। मिनी, मुझे बहुत खुशी है कि तूने इतने अच्छे लड़के से शादी की है। मैं भी घर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। सोच रहा था कि तेरे साथ आकर तेरा बुटीक संभालने में मदद करूं और तेरी भाभी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाएं। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। आप आज से ही मेरे साथ बुटीक चलिए। भाभी और माँ घर बार देख लेंगे। अब मिनी राहुल को बुटीक लेकर जाती है। राहुल देखता है कि मिनी ने बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया था और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। राहुल बुटीक देख रहा था कि तभी तेजस बोला, राहुल भैया, इस बुटीक को आप अपना ही समझिए। आइए, मेरी कुर्सी पर बैठिए, मैं दूसरे काम देख लेता हूँ। राहुल काउंटर पर बैठ गया और वो हिसाब किताब का काम देखने लगा। राहुल ने देखा कि मिनी बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी। ये देखकर राहुल के मन में कुछ लालच आने लगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। समय के साथ सोनम गांव में रहने तो लगती है, पर अपनी अमेरिका की लग्जरी लाइफ को बहुत मिस करती है। एक दिन मिनी की भाभी सबका टिफिन लेकर मिनी के बुटीक जाती है। वहां पहुंचकर वो ये सब देखकर हक्की बक्की रह जाती है
मिनी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर वो अंदर ही अंदर उससे जलने लगती है। यही सही टाइम है, सब सो रहे हैं, हमें उनके कमरे में चलना चाहिए। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं चली जाऊंगी अमेरिका और वहीं कोई दूसरी शादी कर लूंगी और ऐश भरी जिंदगी जीऊंगी। तुम रहना इस गांव में अपनी माँ, बहन और नंदोई के साथ। दोनों मिनी के कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तेजस और मिनी दुकान में हुई आज की बड़ी कमाई को संभाल कर रख रहे थे। राहुल और सोनम दोनों वापस अपने कमरे में आकर एक प्लान बनाते हैं और इसी बीच तेजस रात को ठंडी हवा लेने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि राहुल के कमरे की लाइट अभी भी चालू है। भैया भाभी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, उनसे पूछ लेता हूँ। फुसफुसाहट का शोर सुनकर तेजस कमरे से पहले ही रुक जाता है और मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह तेजस अपनी सास और बीवी से कहता है, माँ, मुझे भैया भाभी के इरादे मिनी और आपको लेकर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं आप लोगों में कोई गलतफहमी नहीं डालना चाहता, इसीलिए जब तक मुझे यकीन नहीं होता मैं आप सबसे कुछ नहीं कहूँगा। पर बेटा, वो दोनों मिनी की या अपनी माँ की खुशियों को क्यों दुख में बदलना चाहेंगे? भोले भाले मिनी और उसकी माँ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा बहू उन्हीं को कंगाल करने की क्या साजिश रच रहे थे। अब वक्त के साथ सोनम और राहुल दोनों ही अक्सर मिनी के बुटीक जाया करते और बुटीक पर नजर रखा करते। ऐसे ही एक दिन राहुल और सोनम मिनी के बुटीक पहुंच जाती हैं। मिनी, मैंने इस बुटीक के बारे में कुछ और भी सोचा है। क्यों ना हम शहर की फैक्ट्री से भी बिजनेस करें। मैंने शहर की एक फैक्ट्री से बात कर ली है, वो हमें अपने कपड़े देने को तैयार हो गए हैं और जब माल बिकेगा तब उनको पैसे देना होंगे। बस ये कुछ जरूरी पेपर वर्क है जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर साइन करने हैं। तेजस भी वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था। तभी उसे राहुल पर कुछ शक होता है। ठीक है भैया, अभी तो मैं काम में बिजी हूँ, मैं शाम तक आपको ये साइन करके दे देती हूँ, साथ ही इनकी शर्तें भी पढ़ लूंगी। नहीं नहीं, उस कंपनी में आज शाम तक ये पेपर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम अभी साइन कर दो तो मैं तुरंत ही बस पकड़कर शहर निकल जाऊंगा और आज उनसे सब जरूरी बात कर लूंगा। हाँ मिनी, मैंने और राहुल ने रात भर इस प्रोजेक्ट पर विचार किया है। ये बहुत फायदे का सौदा है, तभी तो तुम्हारे भैया ने बिना देर किए सब पेपर्स रेडी करवा लिए हैं। तुम तो बस इन पेपर्स पर जल्दी से साइन कर दो। जल्दबाजी देखकर तेजस का शक उन पर बढ़ने लगा कि आखिर ऐसा क्या लिखा है पेपर्स में जो इनको इतनी जल्दी है। ये सब देखकर तेजस अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कर उनसे कहता है, लाइए भाभी, मैं मिनी का पति हूँ, मैं साइन कर देता हूँ। हम दोनों हर चीज में बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरे साथ मिनी भी साइन कर देगी। तभी पेपर्स लेकर साइन करने काउंटर पर वो चला जाता है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को दुकान के रेंट पेपर से बदलकर साइन करके मिनी के भी साइन करवा देता है। पेपर्स लेकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिनी और तेजस को पेपर्स पढ़ने का टाइम मिल जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं मिनी अपनी मर्जी से अपने पूरे होशो हवास में अपना बुटीक, अपना घर और अपना सारा बैंक बैलेंस भैया और भाभी के नाम कर रही हूँ। पेपर्स पढ़कर उनको सारा माजरा समझ में आ जाता है। गुस्से में मिनी घर आकर माँ को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर मिनी की माँ को भी बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही राहुल और सोनम घर पहुँचते हैं, माँ राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं तो हमेशा से जानती थी कि ये एक नंबर का नालायक है। अरे इसे माफ करना ही हमारी गलती थी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। भैया, आप इतने नीच और गिरे हुए निकलोगी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहाँ मैं हर साल भाई दूज और राखी के सपने देखती थी, खुश होती थी, पर भैया भाभी तो उस बंधन को हमेशा के लिए अपने दिल में तोड़ चुके हैं। आपको आपके किए की सजा मैं जरूर दूंगी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ और फ्रॉड पेपर्स बनाने के जुर्म में पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। ये सुनकर मिनी की माँ घबरा जाती है और रोते हुए मिनी से कहती है, नहीं नहीं मेरी बेटा, ऐसा मत कर। वो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन है तो मेरा बेटा ही। मैं अपने बेटे को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। इसे छोड़ दे बेटा, इसे जाने दे। मिनी, माँ बिल्कुल सही कहती हैं। तुम इन्हें माफ कर दो और जाने दो। ठीक है माँ, मैं आपकी और तेजस के कहने पर भैया भाभी को छोड़ रही हूँ।
आप दोनों चले जाइए यहाँ से हमेशा के लिए, कभी पलटकर हमारी तरफ मत आना। ये सब सुनकर राहुल और सोनम को अपनी गलती का एहसास होता है और राहुल कहता है, तू सच कहती है मिनी, तुम लोगों ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मैंने तुम लोगों के साथ हमेशा ही विश्वासघात किया। मैं बहुत नीच हूँ, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। हम दोनों की गलती है कि हम ऐश भरी जिंदगी जीने के लालच में आकर अपनी बहन की कमाई खाने चले थे। पर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे राखी और भाई दूज का त्योहार मत छीनना। मेरी बहन, तू हमेशा खुश रहना और माँ का ख्याल रखना। ऐसा कहकर राहुल और सोनम वहाँ से चले जाते हैं। मिनी की माँ बहुत उदास हो जाती है। ये देखकर मिनी कहती है, माँ, आपका बेटा और बहू चले गए तो क्या हुआ? भले ही आपका एक बेटा बहू इस घर से गया, लेकिन आपकी बेटी और दामाद तो आपके पास है और हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। और भले ही मैंने भैया भाभी को धिक्कार कर यहाँ से निकाल दिया, पर राखी और भैया दूज पर भैया के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मिनी की बात सुनकर मिनी की माँ खुश हो जाती है और इस तरह अब वो तीनों एक बार फिर से हंसी खुशी साथ में रहते हैं। एक गांव में एक सेठ रहा करता था जिसका नाम हीरालाल था। हीरालाल को सिर्फ खुद से और अपने पैसों से प्यार था। वो किसी पर भी किसी भी प्रकार का कोई रहम नहीं खाता था। ऐसे ही एक दिन हीरालाल तैयार होकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी बीवी सीता आरती की थाली लेकर उसके सामने आ जाती है और उसे टीका करने ही वाली होती है कि हीरालाल आरती की थाल नीचे गिरा देता है और चिल्लाते हुए अपनी बीवी से बोलता है, अरे मनहूस औरत, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब मैं किसी अच्छे काम के लिए घर से जा रहा होता हूँ तो मुझे अपना ये मनहूस चेहरा मत दिखाया कर। आप अपने काम में सफल हो, इसीलिए मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी। मुझे तेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरे बेटे के साथ की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह बने। पर वो तो सीता बोल ही रही होती है कि तभी हीरालाल उस पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तेरे पास जितना दिमाग है उतना ही अपना मुंह चलाया कर। अब हट मेरे रास्ते से, मेरा बेटा मेरी तरह बनेगा और बही खाते का हिसाब रखेगा। इतना बोलकर हीरालाल अपनी गाड़ी के पास जाता है और अपने ड्राइवर को आवाज देने लगता है, अरे ओ राजू, अरे कहाँ मर गया? कल मुँहे हमें जाने में लेट हो रहा है। हीरालाल बार बार आवाज लगाता है पर उसका ड्राइवर नहीं आता, जिसके बाद डरती हुई सीता उसके पास आती है और उससे बोलती है, जी ड्राइवर ने काम छोड़ दिया है, अब आपको दूसरा ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। इस ड्राइवर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज ही के दिन उसे काम छोड़ना था। इतना बोलकर हीरालाल खुद गाड़ी चलाते हुए दूसरे गांव जाता है और एक जमींदार से मिलता है। जमींदार से मिलने के बाद हीरालाल अपने घर जाकर हिसाब किताब में लग जाता है। तभी वहाँ एक गरीब लड़का जिसका नाम रामू होता है, वो हीरालाल के पास आता है और अपने हाथों को जोड़कर हीरालाल से बोलता है, मालिक, मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगा। जो कहूँगा, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। हाँ मालिक, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। हीरालाल रामू की मजबूरी देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और वो उसे काम पर रख लेता है। काम पर रखने के बाद हीरालाल उससे अपने घर के और अपनी दुकान के सभी काम करवाता है। साथ ही अगर रामू से किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती तो हीरालाल उसे डंडे से पीटा करता और जब भी वो खाने के लिए बैठता तो हीरालाल उसके सामने से उसका खाना छीन लेता और उससे पहले काम करने के लिए कहता। हीरालाल का अत्याचार देखकर रामू ज्यादा दिन उसके पास काम नहीं कर पाता और वो हीरालाल से बोलता है, मालिक, आप बहुत बेरहम हैं, इसीलिए आपके पास कोई काम नहीं कर सकता। लगता है तेरी माँ ठीक हो गई है, तभी तो तेरी जुबान मेरे सामने खुल रही है। मुझसे बदतमीजी करने का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। मालिक, आपका अधिकार तब तक मुझ पर था जब तक मैं आपका नौकर था, परंतु अब मुझे और आपके यहाँ काम नहीं करना, इसीलिए आप मेरा हिसाब कर दीजिए। हिसाब तो मैं तेरा करूँगा, पैसों का नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? इतना बोलकर हीरालाल रामू को खूब मारता है और उसके सारे पैसे भी काट लेता है। अब बेचारा रामू अधमरी हालत में घर जाता है
तो वहीं दूसरी ओर अब एक एक करके हीरालाल के सभी नौकर हीरालाल के अत्याचारों से परेशान होकर काम छोड़ देते हैं। दूसरी ओर गांव में वर्षा ना होने की वजह से जमीन, नदी, तालाब, कुएं सब कुछ सूखता जा रहा था। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी कहां से लाएं। अब सभी लोगों की उम्मीद हीरालाल सेठ से ही थी, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ हीरालाल के घर में ही कुआं था। अब कुछ गांव वाले छोटी सी उम्मीद लेकर हीरालाल के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, सेठ, तुम्हारे घर में शहरों वाली हर सुख सुविधा है। तुम्हारे घर में हैंडपंप और मोटर लगी हुई है। लगी तो हुई है, पर उससे तुम गाँव वालों को क्या? सेठ, गांव में बारिश नहीं हो रही है, जिस वजह से गांव के सभी तालाब, नदी सब सूख गए हैं। अगर आप हमें थोड़ा पानी भरने देंगे तो भगवान आपका भला करेंगे और हम गांव वाले तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे भगवान नहीं, मेरा भला सिर्फ पैसा कर सकता है। जो मुझे 10 रुपए पर बाल्टी के देगा, मैं उसी को पानी भरने की इजाजत दूंगा। पर सेठ, ऐसी मुसीबत में तो तुम्हें हम सभी गांव वालों की मदद करनी चाहिए और तुम हम गरीब गांव वालों से पैसे मांग रहे हो। सेठ, हम गरीब गांव वालों पर थोड़ा तो रहम करो। भाई, जिस किसी को भी पानी चाहिए, मुझे पर बाल्टी 10 रुपए देकर पानी ले जा सकता है। इतना बोलकर सेठ अपने घर में चला जाता है और सभी गांव वालों के पास सेठ की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब सभी गांव वाले पैसे देकर सेठ के घर से पानी लेकर जाते हैं और सेठ अपनी मोटी कमाई देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही एक दिन सेठ घर से बाहर होता है, तभी एक बूढ़ी औरत प्यास के मारे चक्कर खाकर सेठ के घर के बाहर गिर जाती है। ये सब कुछ देखकर सीता से उस बूढ़ी औरत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो घर में से थोड़ा सा पानी लाकर उस बूढ़ी औरत को पिला देती है। परंतु ये सब कुछ सेठ हीरालाल देख लेता है और अपनी बीवी से बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पैसे लिए इस बुढ़िया को पानी पिलाने की? मुझे माफ करना, पर मुझसे इस बूढ़ी औरत का दर्द देखा नहीं गया। प्यास के मारे ये बेहोश हो गई थी, बस इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी सी मदद कर दी। तुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है ना? रुक, आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू फिर कभी किसी की मदद नहीं करेगी। इतना बोलकर हीरालाल अपनी बीवी और उस बूढ़ी औरत को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत हीरालाल से बोलती है, सेठ, तू बहुत बेरहम है, इसीलिए मैं तुझे दिल से बद्दुआ देती हूँ। तुझे जिस चीज से प्यार है वो सभी चीज तुझसे दूर हो जाएगी। हाँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हीरालाल उसे और पीटता है और कुछ देर बाद अपने घर में चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में भारी वर्षा होती है और इसी बीच सेठ का बेटा गांव घूमने गया होता है। मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है जी। इतनी भारी वर्षा में वो गांव घूमने गया है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे चुप कर, ले देकर मेरा एक ही तो बेटा है, मैं उसे कभी भी कुछ करने से नहीं रोकूंगा, समझी? इतना बोलकर सेठ अपने हिसाब किताब में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर बिजली उसके बेटे पर गिर जाती है और मौके पर ही सेठ के बेटे की मृत्यु हो जाती है। सीता अपने जवान बेटे की मौत का दुख सहन नहीं कर पाती और इस दुनिया से चल बसती है। उसके बेटे की मृत्यु होने के बाद सेठ ने जिस व्यक्ति से जमीन का सौदा किया था, वो जमींदार भी बड़ी चालाकी से सेठ को बेवकूफ बनाकर उसकी सारी जायदाद हथिया लेता है। इस तरह से सेठ सड़क पर आ जाता है और दाने दाने को मोहताज हो जाता है। अब गांव वाले भी उस सेठ की मदद नहीं करते और सेठ लोगों के घर घर जाकर उसके सामने हाथ फैलाता है और भीख मांगता है, परंतु कोई भी उस पर तरस नहीं खाता। तभी वही बूढ़ी औरत सेठ के पास जाती है और उसे खाना देते हुए उससे बोलती है, सेठ, ये तेरे बुरे कर्मों का फल है जो आज तू दाने दाने का मोहताज है, पर तेरी बीवी ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए आज मुझे तुझ पर दया आ गई। उस दिन तेरी बीवी ने मुझे पानी पिलाकर नया जीवन दिया था, बस आज तुझे खाना देकर मैं वही कर्ज अदा कर रही हूँ, समझा? मुझे माफ कर दो अम्मा, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर और अपनी हालत देखकर
सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी गांव वालों से अपनी गलती की माफी मांगता है।